नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति। वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। प्रेसिडेंट के पद पर मुर्मू के पहुंचने की कहानी जुनून की कहानी तो है ही, इससे उन लाखों करोड़ों लोगों, खासकर महिलाओं को प्रेरणा मिल रही है जो कठिनाइयों से जूझते हुए जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करने का हौसला रखती है। हालांकि पीएम ने मुलाकात की, उन्हें बधाई दी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी, हालांकि संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली वो पहली आदिवासी महिला है। जिस तरीके से उनके सामने यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार करारी शिकस्त दी, जाहिर तौर पर एनडीए के खेमे में खुशी की लहर है और वो दल भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आए जो विपक्ष में थे, जिनसे मतभेद बीजेपी के साथ। तो द्रौपदी मुर्मू का सियासी सफर आपको बताते हैं। ओडिशा सरकार में मंत्री भी रही, बीजेपी की सरकार में वो 2 बार मंत्री रही। रायरंगपुर से 2 बार वो विधायक रही। 2009 में भी रायरंगपुर से वो विधायक चुनी गई। परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन जैसे मंत्रालय उन्होंने संभाले। 2015 से 21 तक झारखंड की राज्यपाल रही। और अब सुनते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि किस प्रकार से उन्होंने एक ऐसी बहन को जो गरीब परिवार में पैदा होती हैं, किस प्रकार से उन्होंने संकट में अपने जीवन को जिया, किस प्रकार से एक पार्षद से लेकर के देश की राष्ट्रपति के पद पर पहुंची हैं। यह देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श, एक प्रेरणा का विषय भी है, सोचने का विषय भी है कि अगर सही ढंग से कोई काम करे, समाज की, देश की सेवा करे, तो उसको कैसे इतने बड़े स्थान को प्राप्त करने का मौका मिलता है। मैं बहुत बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए आदरणीय राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में हम उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को भी आगे ले जाएंगे, उनके मार्गदर्शन में देश भी आगे बढ़ेगा। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, शोषित व अति पिछड़े आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को देश के राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में भारी मतों से निर्वाचित होने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। वो एक कुशल व सफल राष्ट्रपति साबित होंगी, ऐसी देश को उम्मीद है। एक और ट्वीट किया, उसमें बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लिखा, देश में एसटी वर्ग की पहली महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के नाते बीएसपी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनको अपना समर्थन व वोट दिया। अब सरकार संविधान की सही मंशा के हिसाब से उनके उत्तरदायित्वों को निभाने में उन्हें सहयोग करे ताकि जन अपेक्षा पूरी हो व देश का मान सम्मान भरपूर बढ़े। और अब सुनते हैं क्या कुछ कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। बहुत सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ किया, आदिवासी क्षेत्र से, जनजाति बहुल क्षेत्र से, आज उनको देश का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। जहां मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र पर, उस देश के संविधान पर लोगों की और आस्था मजबूत हुई है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, हालांकि एसपी के नेता अरुण राजभर, क्योंकि इस चुनाव में राष्ट्रपति पद को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को लेकर आई और एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे किया, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति भी यहां करवट लेती दिखाई दी। और ऐसे में एसपी और समाजवादी पार्टी के बीच भी टकराव देखी गई। अरुण राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले अरुण राजभर जी, हो सकता था कि बात बनती, सारी चीजें होती तो आप लोगों का वोट, आपकी पार्टी का वोट कहीं और रहता, लेकिन आज ये कहे कि
सफल रहा सब कुछ जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू की जीत? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति 15वीं राष्ट्रपति के पद पर जो जीत हुई है, मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह एक लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि 75 वर्ष लग गए इस जीत को, इस मुकाम तक एक आदिवासी समाज की महिला को पहुंचने में। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति उन्होंने शुरुआत किया और आज मुख्य पटल पर आज हम और आप बैठे हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए, तो ऐसे अंतिम कतार में जिस लड़ाई को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ते हैं कि शोषित वंचित आदिवासी गरीब परिवार की महिलाओं को भी एक सशक्तिकरण के रास्ते पर ले जाने के लिए जिस तरीके से आज जीत हासिल हुई है बड़े अंतराल से, यह इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देना चाहता हूं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम जैसे लोगों से भी आग्रह किया था, निवेदन किया था कि एक दलित आदिवासी महिला को समर्थन करे, और हमने खुले मन से और बहुत प्रसन्नता से हमने समर्थन भी किया, क्योंकि वही लड़ाई देश के सारे नेता जितने पिछड़े दलित आदिवासी समाज की रहनुमाई करते हैं वो सभी लोग वही लड़ाई लड़ते हैं। आज वही लड़ाई देश के लिए गौरव बना हुआ है। सही बात है कि देश के सर्वोच्च कुर्सी पहली नागरिक अगर बन करके अनुसूचित जनजाति के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये जिस तरीके से लड़ती है, अनुसूचित जनजाति के लिए अगर तमाम योजनाएं शिक्षण संस्थानों में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, तमाम उन गांवों में निवास करने वाले लोगों के लिए काम होगा, तो इससे देश का गौरव बढ़ेगा और देश में एक पहचान। यही जो आपने अपनी सोच बताई, यही सोच समाजवादी पार्टी की भी है, इसीलिए तो गठबंधन हुआ था। हालांकि अब चाहे जो भी बात है, और उस गठबंधन में जो दरार है उसमें ये चुनाव भी है, लेकिन जिस सपने को साकार करने की कोशिश की जाती रही, उस सपने को अभिषेक राय जी एनडीए ने साकार किया। और यही वजह कि वो दल भी जिनसे एनडीए के साथ का है मतभेद भी है, मनभेद भी है, वो भी इस नाम पर सहमति बनाते दिखे, वोट करते नजर आए। नतीजा सबके सामने। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं देश की 15वीं नवनिर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देना चाहता हूं। ढेरों शुभकामनाएं समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। देखिए, हमारे स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि चुनाव हम लोग लड़ते, लेकिन जो भी हारता जीतता, हार जीत लगी रहती, सारी चीजें अपनी जगह। तो जो भाई माननीय महामहिम जी हुई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। हमारी उनसे ये उम्मीद है कि वो जरूर आदिवासियों के लिए, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, यहाँ तक कि मैं कहूंगा गरीब सवर्ण वर्ग के लिए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करें और किसी के साथ पक्षपात ना होने दें। माननीय महामहिम जी के लिए यही चीज है, देश की राष्ट्रपति बनी। अभी आपने देखा होगा हमारे पूर्व महामहिम जो अभी 24 तारीख को रिटायर होंगे, राम कोविंद जी, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया था, दलित वर्ग से आते थे। तो आज आपने देखा होगा अभी एक दिन पहले की घटना कि उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश खट्टर जी ने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैसा सलूक करती है, सारे मीडिया के सामने वो चीज है। मैं ये चाहता हूं कि वो बात हो गई, वो तो बात और आई और खत्म हो गई। अभिषेक जी, वो तो बात आई और खत्म हो गई। बयान भी आ गया कि परिवार में खटपट होती रहती है, मेल मुलाकात भी हो गई। आपके परिवार में खटपट होती है, अब अभी हमारी और अरुण भाई की बात होगी तो आप लोगों के परिवार में खटपट नहीं होगी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है ना राहुल भाई। लेकिन तो ये तो परिवार में अभिषेक राय जी मैं मानता हूँ। मेरी बात कंप्लीट होने दे। अभिषेक राय जी, देखिए, मुझे या तो बोलने का मौका मत दिया करिए, या बोलता हूँ तो सुना करिए। नहीं तो हम जिस विषय पर बैठे हैं उस विषय पर ही बात कर लीजिए। मैं उसी विषय पे मेरे सवाल का जवाब भी तो नहीं मिला ना अभिषेक राय जी। आप भी तो वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो आप लोगों का अलग कैंडिडेट था। आप जिन सपनों को साकार करने की बात करते हैं वो तो एनडीए ने साकार कर दिया। सुन लीजिए, हम क्या कहते हैं, यहाँ से सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम विपक्ष में बैठे हुए। जो सरकार की नीतियां हैं, जो सारी चीजें हैं, हमें जिस चीज के लिए हमने वोट मांगा था, हम उस चीज के लिए बैठे हुए। हमें विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी है और हम विपक्ष की भूमिका एकदम निभाएंगे। हम किसी के वो नहीं है कि पिछलग्गू को हम किसी के पीछे चलने लगेंगे। नहीं, ये क्यों, ये किससे कह रहे हैं कि पिछलग्गू है, पीछे चलने लगेंगे? आपका ये मतलब क्या है? राहुल जी, आपने जो सवाल पूछा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में और विपक्ष का साझा उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा जी, सबको पता ये बात।
तो हमने यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट किया, इसमें कौन सी गलत काम किया? और उन्होंने भी एक लड़ाई लड़ी, 1058 वोट पाए। उस विपक्ष के उम्मीदवार में एसपी भी एक पार्टी थी, लेकिन उन्हें तो बुलाया नहीं गया। लेकिन आज हमें लग रहा है कि अरुण राजभर बेहद खुश हैं। आज ओम प्रकाश राजभर भी बेहद खुश होंगे कि उनका फैसला सही था। हार्दिक बधाई देते हैं। हमने सबसे पहले मैंने हार्दिक बधाई दी, हमने सबसे पहले हार्दिक बधाई। ये तो नैतिकता है आपकी। हार्दिक बधाई देते अभिषेक राय जी, ये तो नैतिकता है आपकी। अरे नैतिकता की बात नहीं है भाई, देखिए जो जीता है उसको बधाई देनी है भाई। आज वो राष्ट्रपति महामहिम में 6 साल के लिए राष्ट्रपति रहेंगे। हमने उनसे जो उम्मीद की वो आपके चैनल के माध्यम से, जनता के माध्यम से, या अगला कोई दिनेश खट्टेक जैसा आदमी ना हो कि 6 साल राम कोविंद जी रहे और इस तरह का स्टेटमेंट वो दे। आप कहोगे घर की बात हो गई, घर की बात नहीं साहब, ये समाज की बात है, ये जनता की बात है। इस बात को भी सवाल उठना चाहिए। जैसे माइक छीना गया था, जैसे सड़कों पर माइक छीना गया था, तू मैं तक पर उतारे हो गए, तो ऐसी तो स्थिति थी नहीं। ऐसा तो परिवार है नहीं बीजेपी। छोड़िए, आप उस पर नहीं जाएंगे, बहस लंबी खिंच जाएगी, बहस लंबी खिंच जाएगी। अशोक पांडे जी है प्रवक्ता बीजेपी के। अशोक पांडे जी, क्या कहेंगे इस जीत पर? देखिए, आपको बता दें कि आज दीनदयाल उपाध्याय जी, महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना साकार हुआ कि आज दलित की बेटी, एक आदिवासी महिला, हिंदुस्तान की प्रथम नागरिक है। निश्चित तौर पे ये सपना आज साकार हुआ। इसके पहले भी हमने दलित के बेटे रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया था। हम सबका साथ सबका विकास वाले, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने सिर्फ इनको वोट की खोट नहीं बनाई थी, हमने कहा था तो हमने प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद को बनाया। आज दलित की बेटी, आदिवासी की बेटी, जिसके जंगल को काट के उसके आशियाने को छीनने का काम होता था, आज उसे हमने भारत की राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। अभी हमारे सपा के भाई बोल रहे थे, अरे भाई अभी आप दिनेश खट्टेक की बात कर रहे थे, मैं तो कह रहा था कि आपके चाचा ही कह रहे थे कि वोट मत दो यशवंत सिन्हा को, कि उन्होंने मुलायम सिंह जी को ISI का एजेंट बोला है। आप वही के दल के सहयोगी दल के भाई ओम प्रकाश राजभर जी ने वोट किया है। तो आप पहले कम से कम अपने दामन में झांकिए, जाकर समीक्षा करिए कि चाचा मना कर रहे हैं, सहयोगी दल मना कर रहा है, आप बधाई दे रहे हैं कि आज आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति है, लेकिन आप कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा का सहयोग कर रहे थे। पूरा देश देख रहा है कि कौन किसके साथ है। आप कम से कम अकेले अगर प्रदेश के विपक्षी दल मानते हैं अपने को, तो समीक्षा जरूर कर लीजिए। ठीक है अवधेश जी, मास्टर स्ट्रोक किसे कहें? की क्या बात है? क्योंकि कई विपक्षी दल एनडीए के साथ ना चाहते हुए भी ये मास्टर स्ट्रोक था या नहीं था, लेकिन चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि ये मास्टर स्ट्रोक था जी। क्योंकि देखिए, आज प्रश्न ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी तो विपक्ष को वोट दिया है। प्रश्न ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने साथियों को राष्ट्रपति चुनाव में भी एक रखने में सफल अगर नहीं रही है, तो ये कैसे माना जाए कि 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगी। आज का सवाल यह है कि अगर शिवपाल यादव या ओम प्रकाश राजभर जो सवाल उठा रहे थे, उस पर समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया थी? अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष के गठबंधन को उनको एक रखना था, तो क्या उन्होंने शिवपाल यादव से, ओम प्रकाश राजभर से बात करके सहमति बनाने की कोशिश की कि हमको यशवंत सिन्हा को वोट देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, इस पर बातचीत की? अगर नहीं की है तो इससे पता चल रहा है कि अखिलेश यादव या तो गठबंधन की स्थिति को समझते नहीं है या चलाना नहीं चाहते हैं। लेकिन तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश चुनाव में हुई है कि आमतौर पर माना जाता था कि मुसलमान भाजपा के साथ नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी का एक मुसलमान विधायक निकल के खुलेआम कह रहा है कि मैं द्रौपदी मुर्मू को वोट मैंने दिया है। तो यह असाधारण स्थिति है, केवल गठबंधन में ही नहीं है, समाजवादी पार्टी के अंदर से भी भाजपा की घोर विरोधी संप्रदाय का एक व्यक्ति निकल के अगर वोट दे रहा है, तो इसका संकेत क्या है 2024 के लिए? इसलिए मास्टर स्ट्रोक इस मायने में है कि उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन और पार्टियां टूटी ही है,
उत्तर प्रदेश में गठबंधन टूटा है, समाजवादी पार्टी में सेंध लगा है, और साथ ही साथ यह सवाल बार बार उठेगा कि क्या समाजवादी पार्टी यशवंत सिन्हा की इस बात से सहमत थी कि इस चुनाव में यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने और लोकतंत्र के विनाश का है? क्या द्रौपदी मुर्मू के विजय से देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता? वोट देने के साथ साथ समाजवादी पार्टी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि हम इसके लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब आपने इस समय बधाई दे दिया है, लेकिन आपके उम्मीदवार ने द्रौपदी मुर्मू को लोकतंत्र के खत्म होने का संकेत माना था, और बीजेपी इसको बार बार वोट में उठा सकती है, इसका जवाब देना होगा। तो मास्टर स्ट्रोक रहा हो नहीं रहा हो, चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया है कि यह बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। शायद इससे बड़ा कोई शब्द हो। अवधेश जी, जहां तक मैंने द्रौपदी मुर्मू के बारे में पढ़ा है कि वो बहुत सहज और सरल हैं, लोगों की शिकायतें सुनती हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की जो भी दिक्कतें होंगी, शिकायतें होंगी, आराम से जा सकते हैं राष्ट्रपति भवन। अब तो नहीं, देखिए, हमारे देश में राष्ट्रपतियों ने उस राष्ट्रपति बनने के बाद कभी भी दलीय निष्ठा के तहत काम नहीं किया, उसमें तो वो जा ही सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के यहाँ द्रौपदी मुर्मू के व्यक्तिगत टिप्पणी अब करने की बाकी चीजें आ गई है। अब वो राष्ट्रपति बनी है, 5 साल उनका कार्यकाल, देखा जाएगा कि देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसमें देश को संवैधानिक दायित्व अलग होता है, लेकिन देश के प्रथम नागरिक और एक देश के नेता के रूप में वो क्या दिशा दर्शन देती है। लेकिन मूल बात तो यह है ना कि क्या समाजवादी पार्टी की राजनीति के लिए 2024 की दृष्टि से इस चुनाव का कोई गंभीर संकेत मिला है? तो संकेत यही मिला है कि जो कुछ बचा, ऐसा है क्या अभिषेक राय जी, वो 2024 तक टिकने न 17 में संकेत मिला, न 19 में, न 22 में। विरोध के बावजूद इसका टिकना कठिन है। अवधेश जी, न 17 में संकेत मिला, न 19 में, न 22 में, न राष्ट्रपति चुनाव में। पता नहीं संकेत कब मिलेगा क्या अभिषेक राय जी? राहुल जी, कह तो रहा हूँ, 353 सीटों पे लड़े और 3 करोड़ 8 लाख मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया। अभी भी संकेत नहीं मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है, हम अंडरडॉग बन के खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एकदम अंडरडॉग समझिए हमें, आप हमें बिल्कुल गंभीरता से मत लीजिए। समाजवादी पार्टी को धरातल में समझ लीजिए। हम एकदम तैयार है 24 के चुनाव के लिए। हम एकदम अंडरडॉग बन के खेलना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए किसी की शाबाशी, किसी की वो नहीं। हमें पता है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सुन लेते हैं, किसी का साथ की बात हमने कही नहीं। हमने आपसे जो बात कही, देखिए मेरा सवाल है सर, मैंने बहुत 2 शब्दों में खत्म कर दिया। किसी का साथ नहीं चाहिए, हमें सबका साथ चाहिए। हमें सबका साथ चाहिए, जनता का साथ चाहिए, अपने सहयोगियों का साथ चाहिए। अरुण राजभर जी, आपने तो साथ दिया नहीं राष्ट्रपति चुनाव में, 2024 में कैसे? हमें सबका साथ चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में तो पूछा गया नहीं, और ना ही हम लोगों को उस तरीके से हमारा सहयोग लेने की बात हुई। देश के बड़े नेता जब राष्ट्रपति का चयन प्रत्याशी के कर रहे थे तो सभी लोगों ने अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट मांगने की कोशिश किया। यहां तक कि एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए देश के सारे नेता लगे थे, लेकिन विपक्ष के उम्मीदवार को जिताने के लिए बस वैसे ही कैंडिडेट हो गए, बस चल रहा है, आ गए, बुलाया नहीं जाता है। तो कहीं न कहीं जो विचारधारा को लेकर चलते हैं वो कहीं न कहीं सामने आ जाता है। हमारा विचारधारा स्पष्ट है कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा, हम वास्तविक समाजवाद की बात करते हैं कि वास्तव में अंतिम कतार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी कहते हैं कि अंतिम कतार के व्यक्ति को, आज तो साबित हो गया, लोकतंत्र ने तो जीत हासिल कर लिया ना, कि ये तो लड़ाई दोनों पक्ष में हुई, अलग विषय है, लेकिन आज यह स्पष्ट हो गया कि लोकतंत्र में यह बहुत बड़ी जीत है कि जिस आदिवासी समाज को 75 साल लग गए इस स्थान पर पहुंचने के लिए, अब उन आदिवासी समाज के लोगों को एक आस लगा है कि हमारे समाज में जो शिक्षा का स्तर नहीं पहुंच पाया, जो हमारे गांव में स्कूल तक नहीं खुल पाए। द्रौपदी जी का इतिहास रहा है कि हमेशा से उन्होंने अपने परिवार को, अपने घर को स्कूल बना दिया। इससे बेहतर उनके दिमाग में हो क्या सकता है? आने वाले समयों में यह एहसास होगा कि जिन गांवों में आज तक स्कूल नहीं पहुंचा है, जिन विद्यालयों में आज तक बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, प्रयास होगा सरकार, केंद्र सरकार, हम तो चाहेंगे कि केंद्र सरकार बजट बढ़ा करके, डबल बजट बढ़ा करके रामराज का संकेत है क्या? उन समाज के तमाम वंचितों को रामराज का संकेत है क्या? निषाद राज को गले लगाना, देखिए मां शबरी के झूठे बेर खाना। देखिए निश्चित तौर पे रामराज की परिकल्पना है। शेबरी का जूठा बेर, शेबरी के अंदर का जो भाव था कि मर्यादा पुरुषोत्तम को कोई कसेला वो न मिले, इसलिए वो उसको स्वाद उसका चीख रही थी। ठीक उसी तरह हमने
उस परंपरा की महिला को, उस जात की महिला को मर्यादा पुरुषोत्तम ने जैसे अपनाया, गले लगाया, हमने भी द्रौपदी मुर्मू को गले लगाने का काम किया है। निश्चित तौर पे आप देखेंगे तो ये राम राज की ही परिकल्पना थी। राम राज बैठे थे लोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं, योगी जी हुए हैं, दलित का बेटा राष्ट्रपति और आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति, ये किसी ने नहीं कहा था। वोट तो सभी चाहते हैं, लेकिन इनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था। आज निश्चित तौर पे मर्यादा पुरुषोत्तम से लेके डॉक्टर लोहिया तक खुश हो रहे होंगे कि अंतिम कतार की महिला सभासद से शुरू किया। कैसे आप जानते हैं अशोक पांडे जी कि लोहिया जी खुश हो रहे होंगे? वो तो समाजवादी पार्टी के लोग ही बता सकते हैं, है ना अभिषेक जी? देखिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा, सुनिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है, और अखिलेश कहते हैं पूरा परिवार ही हमारा समाज है। ये समाजवादी पार्टी लोहिया वाली थोड़ी है। ठीक है, अब सुन लीजिए, सैफई का गांव है। सुन लीजिए, एक मिनट में अभिषेक जी, एक मिनट में अपनी बात कहिए। आखिर में अवधेश जी का रुख करना है। हाँ, मैं बिल्कुल, अभी अशोक भाई ने जो हमारी बात कही, बहुत सीनियर प्रवक्ता, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। परिवारवाद की बात ये ना करें। अब राजनाथ सिंह के दो बेटे विधायक हैं, अब ये परिवारवाद की बात करेंगे तो हम क्या बताएंगे? अभी आपने जिन अनुराग ठाकुर जी का स्टेटमेंट अभी सुना होगा, वो भी किसके बेटे सबको पता। अगर मैं हिस्ट्री बताने बैठा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। तो प्लीज ये परिवारवाद की बात न करें। हमने किसी को इस बार किसी को टिकट नहीं दी है समाजवादी पार्टी के परिवार को। आप तो लोहिया जी की बात नहीं कर रहे। एमएलए नहीं है। नहीं, मैं लोहिया जी पे आ रहा हूँ, मैं लोहिया जी पे आ रहा हूँ। आप ये बोलने नहीं देंगे अशोक जी। अशोक जी सुन लीजिए, लोहिया जी का बिल्कुल हमने क्या कहा, वो लोकतंत्र जल्दी बात करो, संविधान में अशोक जी बीच में मत बोलिए। और मैं लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, संविधान में विश्वास रखते थे, अंतिम पायदान के व्यक्ति को वो पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए हमने सबसे पहले बधाई दी माननीय महामहिम जो नहीं चुनी गई है। वो तो मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन दिनेश कार्तिक जैसे लोगों के साथ ये तो भारतीय संस्कृति है और नैतिकता है आप लोगों की कि आप बधाई दे रहे हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं कर सकते। नैतिकता नहीं कहते राहुल जी। अब जब नेता हो गए तो नैतिकता होगी, संस्कार तो परिवार में होता है। संस्कार कहते हैं। अवधेश जी, देखिए, सियासी पार्टी बिना कुछ सोचे समझे फैसले नहीं लेती, लेकिन ठीक है, एनडीए ने जो सोचा, जो समझा, क्या होंगे क्या उसके पीछे परिणाम आने वाले दिनों में होंगे, वो ठीक है। लेकिन हाँ, इतना तो बता दिया कि वाकई जो अंतिम पायदान पे है उन्हें सबसे आगे रखा जाएगा। देखिए, जिस पार्टी को कहा जाता था कि केवल अगड़ों की और बड़ों की पार्टी है, उसने अपने शासनकाल में बहुत कुछ करके दिखाया है और ऐतिहासिक रूप से दलित को भी राष्ट्रपति बना दिया और अनुसूचित जनजाति की महिला को प्रधानमंत्री बना दिया। और इसके संकेत बहुत व्यापक है। आप देखिए ना, प्रत्येक कोई पार्टी, तृणमूल कांग्रेस की एक अलग बात है, लेकिन बाकी भारत की ज्यादातर पार्टियों में हलचल मच गया। लोगों को बयान देना पड़ा कई पार्टियों को कि अगर पहले कैंडिडेट बनाते तो हम इन्हीं को वोट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी के साथ अवधेश जी रोकना चाहते हैं, वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। तो महामहिम मुर्मू जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब लगातार बयान भी सामने आएंगे, उन्हें बधाई भी दी जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि जो बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी तर्ज पर काम कर रही है और अंत्योदय जो सपना रहा है उसे साकार एनडीए या कहें बीजेपी कर रही है। यही वजह है कि देश में पहली बार आदिवासी समाज से आने वाली एक महिला राष्ट्रपति के पद पर। सबसे बड़ा मुद्दा मैं आज के लिए पसंद